क्लास 10th का मॉडल सेट पार्ट 2 है। ये साइंस पेपर का आज पार्ट 2 होगा। फर्स्ट पार्ट हम 29 नंबर तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 30 नंबर से डिस्कस करेंगे। 30 नंबर में है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस बोला है, दर्पण नहीं बोला है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। ये लेंस, तो लेंस अवतल लेंस कैसे होता है? जिसका परावर्तक सतह नीचे हो, दबा हुआ हो, उसको अवतल लेंस कहते हैं। इससे बना प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी होगा तो क्या? सीधा होगा और छोटा। इनमें से सभी आंसर इसका सही 2 नंबर हो जाएगा। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इससे प्रकाश की किरणें जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश फैलती है, तो इसलिए अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को, अवतल लेंस यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक या वर्चुअल प्रतिबिंब बनाती है। किससे बनती है? अवतल लेंस से। इतना ही। अब 31 नंबर में है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। एक जूल में इसको जे से दिखाया जाता है। 1 जूल में इसको 10⁷ अर्ग होता है, जो सीजीएस में होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, इसको भी याद करेंगे। जूल पर सेकेंड ये शक्ति का होता है। जूल पर सेकेंड ये शक्ति यानी पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? वाट। और जूल पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का होता है, जिसको हम स्मॉल a से दिखाते हैं। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जूल पर सेकेंड वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। यानी कि P बराबर क्या होता है? W/T, ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। और त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। ये भी पूछा जाता है। त्वरण क्या है? जिसको ऐसे दिखाते हैं, ये सदिश राशि है। जबकि ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। ऊर्जा और कार्य क्या है? एक अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। इसमें कोई दिशा नहीं होता है। बस इतना ही। 32 नंबर में क्या है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकिरणन, परावर्तन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकिरणन। प्रकिरणन से आकाश नीला दिखता है। और अपवर्तन से कोई गिलास में सिक्का हो और उसमें पानी हो गिलास में, तो क्या वो ऊपर उठा दिखाई देता है गिलास के ऊपर ये सिक्का। और कभी कभी ये भी देखते हैं, कोई मिठाई के दुकान में रसगुल्ला जब उसमें रहता है चाशनी में, या सेरा जिसको बोलते हैं, उसमें रहता है तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण बड़ा दिखाई देता है, उसमें अपवर्तन होता है। परावर्तन से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि कोई किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, किस कारण? प्रकाश के किस घटना के कारण देख पा रहे हैं? परावर्तन के कारण देख पा रहे हैं। परावर्तन का 2 नियम है। 2 नियम क्या है? कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल पे होगा। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। I बराबर R। ये क्या है? परावर्तन का नियम है। 33 नंबर देख लेते हैं। समान नेत्र मीन्स आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। इसका कहने का मतलब है समान नेत्र मतलब आदमी कि आँख से कितनी दूरी पर कम से कम रखने पर किसी वस्तु को हम देख पाएंगे। इससे कम होने पर हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो 25 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर रखने से किसी वस्तु को हम साफ साफ देख पाएंगे। यानी कि किसी आँख से हमको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा। 25 मीटर नहीं, 25 मीटर बहुत दूर हो जाता। मेरे आँख से
कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना ही होगा, तभी हम उसको क्लियरली स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे। इससे कम हो जाएगा तो नहीं देख पाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 34 नंबर में है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है। क्या है? 50 सेंटीमीटर है, यानी f बराबर 50 सेंटीमीटर है। उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता बराबर होता है, लेंस का क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता में पावर बराबर 1/m, यानी फोकस दूरी 1/फोकस दूरी। रहना किस में चाहिए? मीटर में। किस में? मीटर में रहना चाहिए, यानी फोकस दूरी किस में रहना चाहिए? मीटर में। यहाँ क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में हम चेंज कर देंगे। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आधा मीटर होगा? क्या होगा? आधा मीटर। तो 1/1 तो है, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 50 सेंटीमीटर है और हमको निकलना है मीटर में। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या 2, और इसको किससे लिखा जाए? डायप्टर से दिखाया जाता है, तो डायप्टर लिख दिया, 2 डायप्टर। अब बात बनता है कि प्लस होगा या माइनस, तो क्या है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस, यानी फोकस दूरी प्लस होगा तो प्लस होगा और माइनस होगा तो माइनस होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और अवतल लेंस अगर होता तो आंसर क्या होता? -2D। डी मीन्स होता है डायप्टर, यानी कि लेंस के पावर को डायप्टर में नापा जाता है। इसका डायप्टर किसका इकाई है? लेंस के पावर की इकाई है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 5। 36 नंबर में देख लेते हैं क्या है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में मतलब आँख के लेंस है, आँख में क्या है? एक लेंस है। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कौन परिवर्तन करना? मतलब कम करना और बढ़ाना होता है, ज़्यादा करना। परिवर्तन करना मतलब जरूरी पड़े तो कम करें और जरूरी पड़े तो हम फोकस दूरी बढ़ा दें। तो लेंस के अंदर जो लेंस आँख के अंदर जो लेंस रहता है उसका फोकस दूरी को कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षामी पेशियाँ। इससे क्या होता है कि आँख के अंदर जो उत्तल लेंस है, क्या है? एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी को नियंत्रित रखती है। क्या? पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको और पुतली परितालिका, जिसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस से क्या होता है? परितारिका, इसे ये आँख का एक हिस्सा है, इस हिस्सा से आँख में कितना रोशनी जाए इसको नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। परितारिका आँख के अंदर कितना रोशनी जाए, कितना रोशनी चाहिए, तो परितारिका ये निश्चित करती है। दृष्टि पटल क्या है? जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस परितारिका। रेटिना कोई भी चीज़ हम देख पा रहे हैं तो देखते हैं तो उसका इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल मतलब रेटिना में। रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसे होगा? जो हम देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? सीधा होगा या उल्टा? तो हम पहले जान लेते हैं आँख के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस में कौन सा ही बनता है? वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा, यानी जो हम देख पा रहे हैं उसका क्या होता है? वास्तविक इमेज बनता है, जिसके कारण क्या होगा? उल्टा होगा। तो दृष्टिपटल से ही हम वहाँ पे एक नर्वस सिस्टम है और जो मस्तिष्क में जाता है वहाँ जाके फिर सीधा दिखाई देता है, लेकिन बनता कहाँ? एक ऐसा है वो उल्टा बनता है। पुतली, जो आँख के अंदर जो काला भाग दिख पा रहे हैं उसको हम पुतली कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुपिल बोला जाता है। इसी तरह देख लेंगे। 37 नंबर में क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हम ये भी जान लेते हैं, हालांकि पहले भी जान लेते हैं। तो आपतित, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसको हम कहेंगे अभिलंब। ये तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है, जिसको हम I और R से दिखाते हैं। I बराबर R, परावर्तन के सेकंड नियम। 38 नंबर में फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? अभिदृश्यक होता है। तो ये क्या इसका होता है? कोई भी
फोटोग्राफी कैमरा, कैमरा के अंदर कौन सा है, लेंस रहता है, दर्पण नहीं रहता है। जैसे यहाँ दर्पण भी है और लेंस भी है, तो कैमरा में क्या रहता है, लेंस लगा रहता है, दर्पण नहीं लगा रहता है। तो अवतल तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आभासी बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैमरा में नहीं बनता, तो इसके लिए क्या हो जाए, उत्तल। उत्तल दर्पण नहीं होगा, क्या, उत्तल दर्पण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। 39 नंबर में है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर यदि एक किरण अवतल दर्पण पर, क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देख लेते हैं, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, दबा हुआ हो, थोड़ा नहीं बनता, देख लेते हैं सही से बना के। यह क्या है, अवतल दर्पण। इसी तरह अवतल दर्पण को दिखाया जाता है, यानी अवतल, इसका मतलब सीख लेते हैं, अवतल, अवजोर तल, अव मीन्स नीचा, यानी दबा हुआ, जिसका तल नीचा हो उसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। और दर्पण है तो दर्पण, दर्पण को इसी तरह दिखाया जाता है। तो क्या अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, एफ होता है, फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से कोई गुजरेगी। देख, अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, कि जब लंबवत किसी भी दर्पण पे पड़ता है, लंबवत किसी भी दर्पण पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, परावर्तित के बाद वो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी परावर्तित के बाद वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जिधर से आया उधर से ही गुजर जाएगा। तो हम ये डायग्राम में सीखे हैं, रे डायग्राम में, कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी किरण कहीं भी जाती है तो क्या लौट फिर उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो वही पूछा है कि किस परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से, यानी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सी से कोई भी किरण, कहीं भी किरण यदि इधर भी आए तो क्या हो जाएगा, जैसे आया वैसे ही रिटर्न चले जाएगा। और यही बात यदि फोकस से अगर कोई किरण गुजरेगी तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी, और समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। बात यह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस बिंदु से होकर गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से, यानी सी से, सी बिंदु से होकर गुजरेगी। 40 नंबर में क्या है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, अपवर्तन तो होता ही है, इसमें प्रिज्म में अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। विचलन भी होता है, तो क्या नहीं होगा, यहाँ देखा क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। पवन क्या है, पवन विद्युत जनरित, यानी पवन विद्युत जनरित्र में कुंडली को घुमाने का काम मुख्यतः कौन करती है। उच्च दाब की हवा, उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं है। कोई भी पवन, पवन मीन्स क्या होता है, हवा, पवन मीन्स क्या होता है, हवा का पर्यायवाची है। हवा, पवन, समीर, ये सब क्या होता है, हवा का पर्यायवाची है। तो विद्युत जनरेटर यानी पवन विद्युत, जो हवा से चलने वाली जनरेटर है, तो उसको घुमाने का, उसका जो कुंडली है, आर्मेचर है, उसको घुमाने के लिए कौन काम करेगा, उच्च दाब। दाब से तो कोई मतलब नहीं है, गतिमान हवा होगा। इसका क्या हुआ, स्थिर हवा होगा तो क्या घुमा पाएगा, कुछ नहीं, तो इसका पवन ऊर्जा क्यों होगा, पवन विद्युत यंत्र नहीं होगा। क्या हो जाएगा, गतिमान हवा रहेगा, तभी वो पंखा के जरिए, पंखा घूमेगा, हवा बहेगा, तो क्या गतिमान हवा पंखा को घुमाती है, और घुमाने के बाद वो कुंडली में जाके विद्युत ये करती है। ज़्यादा तमिलनाडु वगैरह में दिखाई पड़ेगा इस तरह का एनर्जी सोर्स। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल, तो अवतल लेंस की वायु में शक्ति होगी, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक मीन्स समझना होगा, किसका सुचालक, विद्युत का। वैसा जो कि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वैसा कौन सा है जिसके जरिए हम पहुंचा सकते हैं विद्युत को एक जगह से। इन तार का काम कौन कौन करेगा, विद्युत का सुचालक मीन्स होता है, सुचालक मतलब तार, तार मतलब यानी कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जिससे होकर करंट बहती है या जाती है। तो इससे क्या, आयोडीन, आयोडीन तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा चमकता है लेकिन इसमें कोई नहीं है। ग्रेफाइट
जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल के अंदर जो रहता है काला वाला हिस्सा वो ग्रेफाइट है। अगर आपको वायर तार कहीं नहीं मिले तो उसको हम जोड़ के काम कर सकते हैं तत्काल, उससे विद्युत जाती है। 44 नंबर में है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। क्या अवतल दर्पण बोला है, ये अवतल लेंस नहीं, क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण। तो अवतल जिसका तल दबा हुआ हो तो क्या हो, अवतल दर्पण बना देते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण। तो क्या बोलता है, वक्रता त्रिज्या यह एफ है, ये क्या है, सी है। तो इसका त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ इस बीच की दूरी, इसी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। तो फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी तो बहुत आसानी से निकल जाता है, आधा। यहाँ से यहाँ अगर 1 मीटर है तो यहाँ कितना होगा, आधा मीटर। आधा मीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 50 सेंटीमीटर। यही है, 50 मीटर नहीं है, 50 सेंटीमीटर। एग्जाम में यही सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेंटीमीटर और मीटर। इसका संख्या 50 है, यहाँ भी 50 है। सबसे मायने रखता मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होगा क्योंकि 1 मीटर बोला है। इसको ध्यान में लिखेंगे टिक लगाने से पहले। ये क्या है, 45 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। इन्हें किधर होती है, ये अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो ये जाना जाता है। कोई भी वस्तु क्या बोलता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि पानी से हवा की ओर, ये क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। पानी में किरण है, क्या है, पानी में, जैसे ये माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो सघन बना देते हैं, मतलब पानी। ये क्या, पानी। ये पानी से हवा हवा की ओर जाएगा तो किधर होगी, अभी ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। अभिलंब के इधर आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो अगर ये आती सीधा तो क्या होता, इस तरह आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बाद अभिलंब से दूर जाएगी, मतलब इधर ये सीधा, ये वाला डॉटेड सीधा है, इधर भागती, इधर इस तरह हो जाएगा, यानी कि अभिलंब से दूर होगी। ये अपवर्तन का नियम है। अभिलंब से क्या होगी, विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन है, ये क्या है, विरल। विरल में अभिलंब से दूर जाती है। इसी को उल्टा अगर देख लेते हैं, विरल से सघन में जाने के बाद अभिलंब के बगल में आती है, अभिलंब के बगल में आती है, दूर नहीं जाती है। इतना ही। 46 नंबर में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मीन्स डिवाइस, यानी कि यंत्र जिसको बोलते हैं, या मशीन भी बोल सकते हैं। युक्ति मीन्स मशीन, यंत्र, डिवाइस, ये सब जाना जाता है। तो विद्युत धारा, करंट हम किससे मिलता है, ये तो हम जानते हैं, जनरेटर जिसको बोलते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, जनित्र बोला जाता है। इंग्लिश में क्या है, जनरेटर। क्या बोलता है, जनरेटर, जो गाँव घर में देखने को मिलता है। बड़े बड़े मेला वगैरह में लाइट के लिए जनित्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जनरेटर या वगैरह कहते हैं। तो जनरेटर का काम क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करना, या जनरेट विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली मशीन है। ये सब देख लेते हैं। मीटर तो लंबाई का ऐसा यूनिट है। ये मीटर क्या होता है, विद्युत धारा मापने वाली मशीन है, यानी विद्युत धारा कितना जाएगी नहीं जाएगी ये मीटर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्ट, कितना वोल्ट है। एक होता आई, एक होता भी। आई को नापने वाले को एमीटर कहते हैं, भी को नापने वाले को गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। 47 नंबर में है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। पारंपरिक मतलब मेरा बाप दादा जो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते थे उसको पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, कोयला। इसका आंसर हो जाएगा कोयला। यानी कोयला देखेंगे बहुत पहले से ही बाप दादा का दादा सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा ये तो हाल फिलहाल का है, ये पवन ऊर्जा, ये भी सौर ऊर्जा का अभी तो बहुत जगह पे नहीं हुआ। सोलर वगैरह तो वो है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा। बायोगैस भी हाल फिलहाल का है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोयला। पवन ऊर्जा दक्षिण भारत में होता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में होता है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से जो ऊर्जा बनाया जाता है, जैसे सोलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बायोगैस मतलब होता है, मतलब गोबर से जो गैस वगैरह बनता है बायोगैस, उसको हम गोबर से बनने वाले गैस को बायोगैस कहते हैं, या सराग वाला चीज़ से बनने वाला गैस को बायोगैस बोला जाता है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है।
क्या घटित होता है? ये विचलन है। क्या है? विचलन, परावर्तन या विक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में अपवर्तन के साथ घटित होगा। विचलन तो होता ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन। ये निम्नलिखित कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घट, विचलन ही होगा इसका आंसर। देख लेंगे थोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा विचलन। और देख लेते हैं 49 नंबर का, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वहाँ कितना वोल्ट का होता है? देखिए यहाँ भी है 220, क्या है? यहाँ भी 200 वोल्ट है, यहाँ भी 200 वोल्ट है। तो यहाँ क्या? दिष्ट धारा, यहाँ क्या? प्रत्यावर्ती है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डीसी। इसको क्या कहेंगे? एसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट बोला जाता है। इसका डीसी मतलब जो बैटरी से जो करंट होती है उसको डीसी, डायरेक्ट करंट बोला जाता है एसी, अल्टरनेटिव करंट। तो हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो बैटरी से नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट का करंट। ये क्या होता है? जो वोल्ट का वोल्टेज आता है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। ये 12 और ये तो कोई काम का नहीं, कन्फ्यूजन करने के लिए था सिर्फ। 50 नंबर का, जस्ता, जस्ता मतलब जस्ता की परमाणु संख्या क्या? जस्ता मीन्स जिंक, जस्ता मीन्स जिंक, Zn से दिखाया जाता है। इसका परमाणु संख्या 30 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 30। 24 किसका होता है? क्रोमियम का। 24 क्रोमियम का होता है। 28 ये निकेल का होता है, 28 निकेल का होता है। 29 कॉपर का होता है जिसको हम Cu से दिखाया जाता है। कॉपर 29 और 28 निकेल और 27 किसका होता है? कोबाल्ट, जो विटामिन बी में पाया जाता है, कोबाल्ट। तो जस्ता जिंक Zn से दिखाया जाता है और इसका परमाणु संख्या 30 होती है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग पाउडर, यानी कि धोने का सोडा, जो कपड़े वगैरह धोते हैं कौन सा सोडा होता है? एक खाने का सोडा होता है, एक धोने का सोडा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। आंसर ये हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट वो खाने वाला सोडा था। ये सोडियम ये कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो इतना ही है। ये देखेंगे इसमें, अब देखेंगे सब में एक ही जैसा, लेकिन जो वाटर है जल H2O उसका अणु में डिफरेंट है। यहाँ क्या है? 10 है, यहाँ क्या है? 7 है, यहाँ क्या है? 5 है, यहाँ क्या है? 1 है। तो 10 परमाणु होना चाहिए वॉशिंग पाउडर या धोबिया वाला सोडा में। यही देखेंगे सिर्फ। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन क्षारक है? OH माइनस से पता है, जिसमें OH है ये क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है। लेकिन हमको पूछा क्या? प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली कौन है? NaOH। ये बहुत शक्तिशाली होता है, देख लेंगे। हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? यानी हेमेटाइट से किस धातु को निकाला जाता है? हेमेटाइट से किस धातु को निकाला जाता है? किस धातु का अयस्क है? अयस्क मतलब जिससे निकाला जाता है। जिंक को तो जिंक ब्लेड से निकाला जाता है। हेमेटाइट लोहा का है, हेमेटाइट लोहा का है। लोहा को निकाला जाता है हेमेटाइट, और भी है तो हेमेटाइट से भी निकाला जाता है। कॉपर पैराइट्स वगैरह भी है। सल्फाइड अयस्क का संद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका फेन उत्प्लावन क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि, ये वाला आंसर हो जाएगा। हाथ से चुन के नहीं होगा। और देख लेंगे थोड़ा 55 नंबर में देख लेते हैं। अभिक्रिया 2Zn+O2 जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये देखिए उपचयन हो जाएगा, क्योंकि उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये हो जाएगा। और इसके साथ और एक क्रिया होता है जिसको हम जानेंगे। विस्थापन तो नहीं होगा, ये हटता नहीं, अपघटन भी नहीं, उदासीकरण भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन उपचयन हो जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी ग्लूकोज का क्या? C6H12O6। इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। C2H5OH ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछा जाता है। इसको भी
एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल एथिल एल्कोहल है, जो गांव घर में देसी शराब यही है। देसी शराब का सूत्र C2H5OH होता है, देसी शराब का। और ये तो जानते हैं H2SO4 शक्तिशाली अम्ल, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल जो बहुत शक्तिशाली भी होता है ये, या बैटरी वाटर, बैटरी का पानी H2SO4 का ही बना रहता है। ये क्या है? अम्ल होता है। ये क्या है? क्षार है। ये स्वाद में खट्टा होगा, ये स्वाद में कड़वा होगा, मीठा नहीं कड़वा। ये तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो बोल दिया C5। चलते हैं आगे, देख लेते हैं ग्लूकोज। इसका और सूत्र देख लेते हैं। ग्लूकोज से चीनी का सूत्र भी होता है, इसी से रिलेटेड, C12H22O11। ये क्या होता है? जो हम लोग चीनी जो खाते हैं, या चीनी चाय जो बनता है चीनी से, वो उसका सूत्र होता है। यानी चीनी बनाने के लिए क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जरूरी होता है। इसी तरह देख लेंगे चीनी का होगा स्टार्च, उसको ग्लूकोज भी बोला जाता है, इसी को स्टार्च भी बोला जाता है। या प्रकाश संश्लेषण में यही बनता है, ग्लूकोज या स्टार्च। ये पूछा जाता है स्टार्च का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आणविक सूत्र होता है C6H12O6, स्टार्च का होता है। तो देख लेंगे। 57 नंबर में है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में आयनित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आयनित। तो विलय तो होता ही है, विलय मतलब घुलना, घुल जाना, तो विलय तो होगा ही। अविलय नहीं है, अम्ल विलय हो जाता है। आयनित होता है, आयनित मतलब होता है कोई भी अम्ल है उसमें H+ रहता है, H+ आयन रहता है। जब H+ आयन रहता है तो इसी कारण से क्या अम्ल का जलीय विलयन जल में घुलता है और वो आयनित होकर विद्युत का चालन करता है, संचालन करता है, यानी कि सुचालक हो जाता है ऐसा विलयन। लिथियम के बाह्य सेल में कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है? तो देखिए लिथियम, जिसको हम दिखाते हैं Li से, Li से लिथियम को दिखाया जाता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 3। परमाणु संख्या 3 है, मतलब Z बराबर कितना होगा? 3। एटॉमिक संख्या या परमाणु संख्या एक ही होता है, 3। तो हमको पूछा है बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जिससे कोई है, जैसे कक्षा इसी को बोला जाता है। अच्छा, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं। जैसे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 2s1, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहर? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते तो सीख लेंगे, हम सिखाएंगे। अभी तो मॉडल पेपर बना रहे हैं, इसलिए बहुत कम समय में हम सिखा रहे हैं। आवर्त सरणी के शून्य समूह का तत्व है, जिसको हम अक्रिया गैस कहते हैं, उसको अक्रिया गैस को किस समूह में रखा गया है? शून्य समूह में, यानी 18वां वर्ग। वो कौन सा वर्ग में? 18 वर्ग। कौन सा ग्रुप में है? 18वां ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में 1 से 18 तक ग्रुप रहता है। ये P ब्लॉक में होता है। किस में रहता है? P ब्लॉक में। तो P ब्लॉक का कौन आइटम है? ये हट नहीं रहा। तो लिथियम के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विन्यास जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब सीख लेंगे इसमें सही से। और क्या है? आवर्त सारणी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम होगा, नियोन होगा और आर्गन होगा। इस तरह का होता है अक्रिया गैस आवर्त सारणी में। 60 नंबर में है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? कौन है सबसे ज़्यादा? फ्लोरीन, ये भी माइनस होता है, F-। ये तो प्लस रहता है, ये भी प्लस रहता है। ये आयोडीन है, I मीन्स आयोडीन, ये भी माइनस आता है। तो विद्युत का ऋणात्मक क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। 61 नंबर में, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? विद्युत, ये कैथोड हम थोड़ा समझ लेते हैं। वैद्युत अपघटन में दो प्लेट होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो कैथोड कैसे नेचर का होता है? माइनस, और एनोड क्या होता है? प्लस। ये क्या प्लेट है? इसमें कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन, प्लस वाला।
जो भी हाइड्रोजन गैस आएगी, एनोड में कौन जाएगा, ऑक्सीजन गैस, जिसको O माइनस। तो इसका मतलब क्या पूछा है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और एनोड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाली गैस। तो ये जान लेंगे। ये और दूसरी बात है कि यहाँ क्या है, ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ये किस कहाँ इसका स्थिति क्या है, समताप मंडल में, कहाँ पे है, समताप मंडल। इसका काम क्या है, परावैंगनिक किरण को रोकना, परावैंगनिक किरण को रोकना। और परावैंगनिक किरण जमीन तक आएगा तो कैंसर, जो त्वचा कैंसर होता है वो होने का डर रहता है। हमारे शरीर का pH मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C 7 से 7.8। लेकिन रक्त यानी खून का pH मान कितना होता है, 7.4। और जो हमारा पेशाब या मूत्र होता है उसका pH मान कितना होता है, 6। ये सब याद रखेंगे। pH मान किसने बनाया है, सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने बनाया है। और इसका और बात है कि जैसे 0 है तो इसका, और इधर क्या हो जाएगा, 6, ये 7 होता है, 7, 6, 5, 4, 3, इधर 8, 9, 10। तो 7 में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। क्या होगा, pH मान यदि 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। और 7 से ऊपर जैसे गया वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, जिसको हम बेस बोलते हैं, इंग्लिश में क्षार बोला जाता है। इधर इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड, अम्ल। तो जितना कम वैल्यू आएगा उतना मजबूत, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, क्षार होगा, ये अम्ल होगा। उतना ज़्यादा क्या, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। जैसे 4 और 3 में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो 3 वाला स्ट्रॉन्ग होना, प्रबल जिसको बोला जाता है भाषा, केमिस्ट्री भाषा, प्रबल, स्ट्रॉन्ग। 63 नंबर में, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो अम्ल को जानने के लिए हम जानते हैं कि H+ का होना जरूरी है। H+ है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। H+ नहीं है तो अम्ल नहीं होगा। तो ये जान लेते हैं। तो देखो इसमें H है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें क्या, OH है, इसमें H है, तो ये अम्ल हो जाएगा। यानी कि H2SO4 में क्या हो गया, H है, तो ये क्या होगा, अम्ल। अम्ल का पहचान H+ का होना होगा तब अम्ल होगा। अगर OH यहाँ पे क्या है, OH है, तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। जब OH- जुड़ता है तो क्या होता है, क्षार बनता है। जब H+ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। 64 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित है। संश्लेषित मतलब बनाना, कौन बनाया गया, सिंथेटिक बोला जाता है, सिंथेटिक बोला जाता है, जिसको बनाया जाता है लैब में, लेबोरेटरी में। तो क्या हल्दी को बनाया जाएगा लैब में, बिल्कुल नहीं। लिटमस ये भी बनाया नहीं जानता, लाइकन सवाल से बनता है। लाल पत्ता गोभी जो पत्ता गोभी जानते हैं, लाल हो हरा हो, इससे ये भी नेचुरल है। तो क्या बनाया जाता है, मेथिल ऑरेंज। क्या बनाया जाता है, मेथिल ऑरेंज लैब में। तो आंसर हो जाएगा 100, जिसको हम सी बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इसका आंसर हो जाएगा 100 यानी कार्बोनिक अम्ल, जिसको H2CO3 से दिखाया जाता है। सॉरी, कार्बोनिक है। आंसर ये हो जाएगा 100 नंबर। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या है। तो कॉपर पायराइड्स का CuFeS2, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। कॉपर पायराइड्स का CuFeS2, कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स से क्या निकलता है, कॉपर पायराइड्स से ही कॉपर को निकाला जाता है। कॉपर ऐसे नहीं रहता। कॉपर का एटॉमिक मास कितना, ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। परमाणु संख्या कितना होता है, 29, जिसको हम Z से दिखाते हैं। ये विद्युत का सुचालक भी होता है कॉपर। पंखा वगैरह में, जो पंखा में कॉपर का ही इस्तेमाल होता है, मोटर में भी कॉपर का इस्तेमाल होता है। 67 नंबर में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। मुक्त मतलब खुला छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे लोहा अगर खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है, जंग लग जाता है। जैसे चांदी को रखेंगे तो क्या उसमें भी लाल पीला या दूसरा कलर आ जाता है। कलर आना या कोई चीज़ होना तो क्या उसको खुला में नहीं रखते हैं, कोई दूसरा रिएक्शन हो जाता है। तो क्या सोना,
इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना को आप खुले में रख देते हैं तो जैसा रखेंगे वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है, वही पूछा जाए। मुक्त अवस्था में रहने पर कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा सोना। तांबा वगैरह सब रिएक्शन करके अलग हो जाता है। 68 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक पूछा, लेकिन यहीं से हमको देना जवाब। जैसे कॉपर भी है, चांदी भी है, क्या है ये यू मतलब सोना। सोना को ये यू से दिखाया जाता है, जिंक नजस्ता। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? आज इसका आंसर हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ अगर विद्युत का चालक यहाँ सबसे कौन हो जाता? या सोना हो जाता विद्युत का चालक। अगर क्या पूछता विद्युत का चालक कौन है सबसे ज़्यादा, तो क्या हो जाता सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन यहाँ अभिक्रियाशील तो क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा, ये भी पूछा विद्युत का सबसे सुचालक कौन है, तो सोना हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? जिंक होगा, ये देख लेंगे। 69 नंबर में है किसी आधातु के बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती। किसी आधातु, क्या है आधातु के बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 तक होगा। 8 होगा तो अक्रिय बन जाता। 4 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी, या 7, इतना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यदि 1 हो 2 हो तो क्या हो जाता धातु। 1 2 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा धातु। किसी सेल है, बहुत सेल हो सकता है, तो अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये मायने नहीं रखता। बाहर यदि 1 से 3 तक 1 2 3 रहा तो क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। यदि 4 5 6 7 रहा तो क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। 8 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा अक्रिय गैस बन जाएगा। अब मैक्सिमम कितना रह सकता है बाह्य सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी खूब से खूब कितना रहेगा बाह्य सेल में? 8 से ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है, 8 ही तक रह सकता है। पीतल निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु? पीतल क्या है ये भी पूछा था। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या धातु नहीं है, मतलब ये धातु नहीं है। इसका परमाणु संख्या, पीतल का क्या परमाणु संख्या है? बिल्कुल नहीं है। इसका सिंबल है, सिंबल मतलब अणुसूत्र। अणुसूत्र तो होता है, लेकिन ये क्या है धातु नहीं है। अणुसूत्र मतलब कितना क्या मिलके बना वो होता है, लेकिन इसका फिक्स अणुसूत्र यानी कोई रिएक्शन, विशेष रिएक्शन नहीं होता है इसको मिलकर। ये इसका हो जाएगा पीतल, कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक यानी कॉपर 80% रहता है, 20% जिंक रहता, तो क्या बन जाएगा पीतल। पीतल बन जाएगा, यानी कॉपर 80%, यानी 100 ग्राम अगर हमको पीतल बनाना है तो 80 ग्राम हमको क्या देना होगा? कॉपर देना होगा, और 20 ग्राम क्या देना होगा? जिंक। इसी तरह से एक होता है कांसा, जो पूजा वगैरह में काम आता है, थाली वगैरह या कोई बहुत चीज़, घंटी वगैरह भी बनाया जाता है कांसा। थाली सबसे ज़्यादा फेमस है कांसा। कांसा बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कॉपर चाहिए और टीन चाहिए। क्या चाहिए? टीन, जिसको SN बोला जाता है। लेकिन यहाँ कॉपर कितना चाहिए? 100 ग्राम में 90 ग्राम क्या होना चाहिए? कॉपर, और 10 ग्राम क्या हो जाएगा? टीन रहेगा, तो क्या बन जाएगा? कांसा। कांसा का सामान, ये भी पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कांसा में कौन कौन सी धातु होती है, तो क्या होता है? कॉपर और टीन। ये भी पूछा था कांसा में बनाने के लिए कॉपर का कितना प्रतिशत रहता है? तो 90% और 10% टीन। पीतल में कॉपर और जिंक, ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कांसा को ब्रास बोला जाता, ब्रास। कांसा को ब्रास बोला जाता, ब्रास इस तरह करके पूछ लिया जाता है कई बार, ब्रास। निम्नलिखित में कौन समावायवी है? इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल एथर्स। ये आइसोमर्स में हम पढ़ेंगे ये सब, ये कार्बनिक चैप्टर का है। CH3O CH2H4, इसका रासायनिक आईपैक प्रणाली में, आईपैक प्रणाली के अनुसार नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सीमीथेन। क्या हो जाएगा? इथॉक्सीमीथेन, C नंबर। ये क्या है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? कौन सा ऑक्साइड बनेगा? Fe3O4। इसका नंबर हो जाएगा B नंबर। क्या हो जाएगा? B नंबर। और ये 74 नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो अवसर ने इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? यानी 18 वर्ग होता है। 1 से कितना तक रहता है? 18। 1 से कितना? 18, तो 21 वर्ग में होगा, तो क्या 16 वर्ग में रहेगा। ये बात पूछा गया है। 75 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कि H2SO4
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, जिसमें कौन अभिक्रिया नहीं करती है? तो नहीं कौन करती है? जिंक। लोहा, ये क्या है? जिंक है, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4। तो जिंक तो करेगा ही, इसका आंसर हो गया ए। 76 नंबर में है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि कॉपर 90% हो और 10% टिन हो, Sn, तो क्या हो गया? कांसा बनेगा, जिसको हम ब्रोंज बोल देंगे। कांसा, जो थाली चम्मच तो नहीं होता, गिलास वगैरह होता कांसा का। अब पीतल तो भी पढ़ लेंगे, कॉपर और जिंक। 80-20 का काम से बनता पीतल। इसी तरह देख लेंगे 77 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? जिंक Zn प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये धातु है, ये क्या है? बेस है। तो ये क्या बनेगा? Zn, इसका रिएक्शन होगा तो बन जाएगा आपका H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? इस धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 79X में उपस्थित अपद्रव्य को क्या बुलाता है? गैंग बुलाता है, गैंग। और धातुमल खनिज। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु में तार बनाते हैं? धातु के किस गुण के कारण? हो जाएगा तन्यता के कारण। आघातवर्धनीय कारण, तो उसको हम चिपटा कर सकते हैं। उसमें चूल्हा चालक मतलब बिजली वगैरह का तार बनाने में किया जाता है। बस इतना ही। अब देख लेते हैं क्रिएट नॉलेज 365, इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बस आज इतना ही।